दिल था या कोई बेजान चीज थी जिसका कोई मोल नहीं था। पिछली पूरी रात परेशानी में बीती थी। कम से कम आज की रात मैं आराम करना चाहती थी। आखिर मैं भी तो इंसान थी। हमारे भी कुछ सपने थे। दिल भी तो होता होगा हमारे पास, और आत्मा भी घायल हो जाती होगी। मगर पिछले 3-4 सालों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल जिस्म के कौन से हिस्से में छुप कर बैठा था। आत्मा कितने घाव खाकर कहीं पड़ी सिसक रही थी, और मेरे जज्बात। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। दिल और जज्बात ये दोनों तो शायद इतने बार कुचले गए थे कि अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे। मगर सिया को हमारे जज्बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो उन पैसों से मतलब था जो वो हर रात एक नए ग्राहक से वसूल करती, अपनी पहली उंगलियों को जुबान से चाट कर गिनती और अपनी लाल साड़ी के पल्लू से बांध लेती और उस बंदे को हमारे हवाले कर देती जाओ जाकर ऐश करो आज की रात। मैं उस कोठे में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, कमसिन थी। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अब तो मैं गिनती ही भूल गई थी कि इन 20 सालों में कितनी बार मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। कितनी बार मेरी सिसकियां और चीखें कमरे की दीवारों से जा टकराकर अपनी मौत आप मरी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा न था जिस पर हैवानियत के निशान साबित ना हुए हों। और कल रात तो जिस भेड़िए से मेरा पाला पड़ा था, उसने तो मुझे अपने दांतों से लहूलुहान कर दिया था। मेरे चेहरे को भी नहीं छोड़ा था। मेरे होठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे, मगर उसकी हवस पूरी होने में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैंने उसे सर में जोर से गुलदान मारा और उसे जख्मी कर दिया। उस पर सिया मुझ पर बहुत तिलमिला रही थी। उसके इतने अमीर ग्राहक ने मेरे हाथों से जख्म खा लिया था, मगर मेरे जख्मों की परवाह किसी को नहीं थी। यहाँ शायद मुझे कोई इंसान समझने को भी तैयार नहीं था। इसलिए कोई भी रात मेरी परेशानियों से खाली नहीं जाती थी। आज तो मैंने सिया के सामने हाथ जोड़ दिए और कह दिया कि मुझे क्षमा कर दो, आराम करने दो। उसने कहा कि एक तो तुमने मेरा ग्राहक भगा दिया, ऊपर से आराम करने दूं। आज तो तेरे कमरे में मैं 2 बंदे छोड़ूंगी। उस डायन ने इन 4 सालों में मुझ पर कहाँ तरस खाया था जो आज खाती। मैं खुद को घसीटती हुई कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की रात किसी भी पापी को मेरी चौखट पर ना भेजे। मगर अभी मैंने अपने हाथ अभी भगवान कृष्ण के आगे से नीचे भी नहीं किए थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। जो मेरे कानों ने इस आहट को सुना था, मगर मैं बेहाल सी पड़ी रही। मेरे बदन में बहुत दर्द था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अब तो मैं लगातार दर्द से बहुत तड़प रही थी और बहुत गुस्से से कांप रही थी। इसलिए उठकर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन दरवाजा इतनी जोर से खटक रहा था कि ना चाहते हुए भी मैं उठकर दरवाजा खोली तो वो डायन सामने खड़ी थी। मुझे घूर कर कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जा, खास तेरे लिए एक छोकरा आया है। आज की रात तुझे साथ लेकर जाएगा, और खबरदार जो तूने कोई अपनी मनमानी की तो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तो खुद होगी। अगर हिम्मत नहीं हो रही थी तो तुझे इंजेक्शन लगा देती हूँ, मगर उसे खुश करके ही आना। मैं उसकी बातें सुनकर एक दर्द आह भर कर रह गई, और उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आती हूँ। ये कहकर मैं अंदर चली गई। मैं मरे मरे कदमों से खुद को आने वाली परेशानी के लिए तैयार करने लगी, क्योंकि जिस रात मुझे कोई ग्राहक ले जाने के लिए आता, वो रात मेरी परेशानी की चरम सीमा पर होती थी। मुझे ले जाने वाला मुझसे वसूली भी बहुत भारी लेता था। अगर उसका खुद का दिल भर जाता तो अपने दरिंदे दोस्तों के हवाले कर देता था। इसलिए मुझे मजबूरन इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। नशे की हालत में मुझे कुछ भी याद ना रहे और इस परेशानी में कुछ तो कमी आए। जब मैं लड़खड़ाती हुई नीचे आई तो सामने एक खुश शक्ल नौजवान आदमी खड़ा था। देखने में तो वो शरीफ खानदान का लग रहा था, मगर खैर, मैंने ऐसे चेहरे के पीछे बहुत से भेड़िए छुपे देखे हैं। इसलिए बगैर उसकी शक्ल पर गौर किए उसकी गाड़ी में जा बैठी। मेरा दिमाग अब सुन्न हो रहा था। मैंने सीट पर सर रखकर आंखें बंद कर ली और वो गाड़ी चलाते हुए मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पहली बार उसकी बात पर गम में मुस्कुराई थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा था, ना ही उन्हें मेरे नाम से कोई मतलब था। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद है उसी नाम से बुला लो।
क्योंकि मैं खुद बेनाम हो चुकी हूँ। उसने कहा कि कोई अपना नाम भूलता है क्या भला? मैंने कहा, मैं पिछले 5 सालों से अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इज्जत सब कुछ भूल चुकी हूँ। इसलिए अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। बस अपना मतलब निकालो और मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। उस जवान ने कहा, मेरा नाम विश्वास है, मैं दिल्ली के नेहरू पैलेस में रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। मेरी बातों के जवाब में उसने अपने बारे में बताया। एक आलीशान बंगले के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। मैं उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं बोली, बस चुप से उतरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से नीचे उतरकर मेरे साइड वाला दरवाजा खोला। मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। हम जैसी औरतों की इज्जत कोई भी नहीं करता, बस अपना मतलब पूरा करते हैं और किसी कूड़ेदान में कचरे की तरह फेंक कर चले जाते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे यूं इतना अहमियत दिया। उसने मेरा नाम भी पूछा था, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि थोड़ी ही देर के बाद ये अपना शरीफों का चोला निकाल कर मुझे हैवानियत दिखाएगा और चलता करेगा। इसलिए मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसके साथ ही मैं चल पड़ी थी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे क्योंकि नशा अब चढ़ने लगा था। मैं अचानक से गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया और अपनी बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। कहा कि क्या जरूरत थी इतनी डोज लेने की। उसके शब्दों में फिक्रमंदी सी लग रही थी। मैंने कहा कि नशा ही तो है जो मेरी परेशानी और तकलीफ को कम करता है। इस तरह होश में तो मैं मर्दों के हैवानियत को सह नहीं सकूंगी और मर जाऊंगी। और वो मेरे साथ बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा। कहने लगा कहने लगा बेफिक्र रहो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, इसलिए रिलैक्स होकर बैठो, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने कहा कि मैंने मर्दों को हमेशा हवसी ही देखा है। जब से होश संभाला है मैंने अपने बाप का जुल्म सहा। मेरी माँ तो मुझे मोहब्बत भरी गोद देने से पहले ही दम तोड़ गई थी। मेरे बाप ने मुझे मनहूस कहा और मुझे एक बूढ़े आदमी के हाथों बेच दिया। तब से मेरा सौदा ही तो हो रहा है। इन 12 सालों में कितने ही ग्राहक आए जिन्होंने मुझे कुछ पल के लिए खरीदा, अपनी इच्छा पूरी की और फिर यूं फेंक कर चले गए जैसे मेरे अंदर दिल ही धड़कता ना हो। एक बेजान मोम की गुड़िया हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं उसे अपनी परेशानी क्यों सुनाने बैठ गई। अपने खरीदारों के सामने खुद पर कभी तरस नहीं खाया था, क्योंकि जो इतनी कीमत भर कर कुछ घंटों के लिए मुझे अपनाते थे वो मेरा दुख सुनने के लिए थोड़ा अपना टाइम बर्बाद करते। उन्हें तो कुछ पल के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती थी बस, मगर सामने बैठा वो आदमी न जाने क्यों उन लोगों से बहुत अलग लग रहा था। मैंने कहा, क्या तुम मुझे होश में लाकर मुझे तकलीफ देना चाहते हो? शायद तुम्हें औरत की चीख सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होश में होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, क्या इतने पैसे तुमने महज मुझसे बातें करने के लिए दिए हैं? तो बोला कि मुझे औरतों को तकलीफ देना पसंद नहीं है। मेरे नजदीक औरत भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीज है। मेरा बस चले तो औरत को हाथ पर्दों में छुपा कर रखूं, जमाने के मैली नजरों से उसे बचा कर रखूं। मैं उसकी बात पर बहुत जोर से हंसी और कहा कि तुम जैसी सोच रखने वाला इंसान का मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब? फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हें तो किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए और वहां पर अपने लिए लड़की ढूंढना चाहिए। मुझ जैसी लड़की का दामन तो पहले से ही बहुत गंदा है। उसने कहा कि मेरे नजदीक तुम भी एक अच्छी औरत हो, क्योंकि ये सब तुम अपनी मर्जी से नहीं करती हो। तुम्हें ये सब जबरदस्ती करने पर उकसाया जाता है। तुम्हारी इच्छा है कि तुम भी एक अच्छे घर की बहू और इज्जतदार बनो। तुम्हारा पति तुम्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखे और अपनी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह रहा था। मैं सोच रही थी कि ये तो शायद मेरे अंदर का हाल मेरी आंखों से पढ़ रहा हो। मैं ज्यादा देर तक उससे नजरें नहीं मिला पाई, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, जिस काम के लिए तुम मुझे यहाँ ले आए हो वो जल्दी से निपटाओ और मुझे चलता करो। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में अपना दिमाग खराब नहीं करने वाली। मेरा नशा पूरी तरह से उतर चुका था, मगर बजाय मेरे करीब आने के वो उठकर अलमारी के कपड़े निकालने लगा और वॉशरूम में चला गया।
मुझे लगा शायद वो मेरे करीब आने से पहले फ्रेश होना चाहता है। मैं बेड के किनारे पर सर रखकर आंखें मूंद कर लेट गई थी। नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका इंतजार करने लगी। जब वो शावर लेकर निकला तो उसके गीले बाल और गीले जिस्म शर्ट को भी गीला कर गया था। मैं एक टक उसको देखने लगी। वो काफी हैंडसम और खूबसूरत जवान लड़का दिख रहा था। मेरा जितने भी लोगों से अब तक पाला पड़ा था, वो ज्यादातर 40-50 साल के बूढ़े होते थे, जो अपनी पत्नियों के सताए हुए घर से निकलते थे। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालते थे। कोई बूढ़ा तो अपने ऑफिस के वर्कर का गुस्सा मुझ पर ही उतार कर चला जाता था। उनमें से कोई भी मुझे इंसान नहीं समझता था। ना ही मैंने आज तक किसी को जी भर के देखा था, लेकिन ये नौजवान बहुत खूबसूरत था। उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं इस परेशानी में थी कि उसने अब तक कोई हैवानियत क्यों नहीं दिखाई थी। वो एक अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे उसकी पर्सनैलिटी से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि शायद तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ तब तक। ये कहकर वो कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठी रही, क्योंकि मैं घर से तैयार होकर आई थी। मैंने कमरे का पूरा जायजा लिया। उसका कमरा बहुत खूबसूरत और सादा था। वो शक्ल से कोई लोफर और बदचलन इंसान नहीं लग रहा था। ना ही उसके कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो उसके कैरेक्टर को गलत साबित कर रही थी। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई थी। यूं लगता था जैसे वो कोई किताब राइटर हो, अपना ज्यादातर टाइम किताबों में पढ़ने में बिताता हो। पता नहीं इस तरह का किताबी इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। मुझे अब शायद इस सारे सवालों के जवाब का इंतजार था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। उसने कॉफी से भरा हुआ 2 कप लेकर सामने आकर कुर्सी पर मेरे सामने बैठ गया और एक कप मुझे पकड़ाकर दूसरा कप अपने होठों से लगाया। रात आधी से ज्यादा अब तक बीत चुकी थी। उसके इरादों का अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो क्या चाहता था मुझसे। मैंने कॉफी का घूंट भरा तो वो कॉफी ज्यादा मजेदार और टेस्टी थी। उसने कहा कि तुम कब से इस कैदखाने में हो? क्या तुमने कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा, एक बार लड़की यहाँ पर चली आई तो वो अपनी इज्जत गवा बैठती है, तो फिर वो चाहे यहाँ से निकल भी जाए तब भी उसको कोई ठिकाना नहीं देने वाला, क्योंकि शराफत का चोला पहनने होने वाले लोग उन लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, और मुझ जैसी बदचलन लड़कियों को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कोई अछूत मरीज को देख लिया हो। जबकि यही शरीफ लोग रात को हमारे कोठे पर मौजूद होते हैं और तब हम उनको बुरे नहीं लगते। ये दुनिया भी बहुत अजीब है और इसमें रहने वाले लोग बहुत दोगले और गंदे हैं। उसने कहा कि तुम्हारी सोच काफी साफ लग रही है, और तुम ये भी अपने दिमाग में बिठा लो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैंने तिरछी नजरों से उसको देखा और पूछा कि तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम भी तो रात के टाइम मेरी कीमत अदा करके मुझे पैसे देकर लाए हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए लाया हूँ। मैं अब उसकी बात पर चौंक गई थी, क्योंकि अगर उसने मुझसे अपनी हवस पूरी करनी होती तो कब का कर चुका होता। क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो चुकी थी। उसने मुझे छुआ तक नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम जैसी लाचार और बेसहारा लड़कियों की भी, जो हालात की सताई हुई हैं और उन्हें वहां पर भेज दिया जाता है। मैंने कहा कि तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती, और ना ही मेरे जैसी लड़कियां जो अपनी इज्जत गवा बैठी हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान के पास, खासकर एक औरत के पास, इज्जत ही तो होती है। अगर वो भी गवा बैठे तो इस दुनिया में कोई भी शरीफ लड़का उसे अपनाने को तैयार नहीं होता। तो फिर अच्छा ही है ना कि दुनिया के धक्के खाने की बजाय हम यहीं कोठे में ही बैठे रहें, क्योंकि हम जैसी लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता, चाहे हम जबरदस्ती वहां लाई गई हों या अपनी खुशी से। उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। शायद तुम्हारा पाला मुझ जैसे आदमी से आज तक पड़ा ही नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा कि पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ।
मैंने कहा, मेरा भरोसा तुम कैसे जीत सकते हो, जबकि हम पहली बार मिले हैं। उसने कहा कि मैं एक नज़र में ही अगले बंदे को पहचान लेता हूँ कि ये भरोसे लायक है या नहीं, और तुम मुझे बिल्कुल भरोसे लायक लड़की लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी सिया से बहुत ज्यादा तंग हो और वो तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म करती है, और तुम जैसी और भी लड़कियों के साथ तुम नहीं जानती कि ये औरत कितनी खतरनाक है। उसकी ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध है जो लड़कियों की स्मगलिंग करवाते हैं और ऐसे ठिकानों पर ले जाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। ज्यादातर ये काम जबरदस्ती करवाए जाते हैं और उन लड़कियों को जबरदस्ती किसी कॉलेज या किसी स्कूल से किडनैप किया जाता है। ये लड़कियां हालात की सताई हो या फिर घर से भागी हुई लड़कियां होती हैं, जिनको उनके आशिक कम कीमत पर बेचकर चले जाते हैं। वो आशिक जो उनके साथ मोहब्बत के दावे करते हैं और शादी करने के सपने दिखाते हैं, फिर उनको इन जुल्मी लोगों के हाथों बेचकर चले जाते हैं। मैं उस गैंग के सरदार तक पहुंचना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि वो सिया से काफी करीबी संबंध रखता है और वो अक्सर ही उससे मिलने आता रहता है। सिया अक्सर लड़कियां उसी से लेती है। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो। अगर नहीं जानती हो तो मुझे पता करके बता दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम्हारी मनपसंद की जिंदगी तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत मासूम और भरोसे वाली लड़की लग रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस दलदल से निकालूं और तुम जैसी और भी कई बेसहारा लड़कियों को वहां से निकालूं। उनके गैंग के सरदार तक पहुंचकर ही मैं वो सब काम कर सकता हूँ। मैं उसको अब शक की नजरों से देख रही थी। मैंने कहा कि इतना बड़ा काम है, कैसे कर सकती हूँ मैं, और तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता मैं यहाँ से जाने के बाद ही सिया को सब कुछ सच सच बता दूं। उसने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर तक का हाल अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं काफी सालों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी लड़की होती तो मैं कभी भी तुम्हें यहाँ अपनी पर्सनल जगह पर नहीं लेकर आता। मैंने कहा, तुम कौन हो और ये सब क्यों करना चाहते हो? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। मेरा मिशन यही है जो तुम्हें बता चुका हूँ। अब मैं समझती थी कि उसके कमरे में इतनी भारी भरकम किताबें क्यों रखी हुई थी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने जा रहा है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। मैंने कहा, मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम घर छोड़ दो। उसने कहा कि मुझे अपने रिसर्च से पता चला है कि बहुत जल्द सिया अपने कोठे की खूबसूरत लड़कियां किसी गैंग के सरदार को बेचने का इरादा कर रही है, और उन लड़कियों में तुम भी शामिल हो। और तुम्हें पता है वो उन लड़कियों के साथ क्या करते हैं? तुम सोच भी नहीं सकती जिस परेशानी से तुम गुजर रही हो, और मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह से सहम गई थी। वैसे तो मैं शुरू से ही परेशानी सहती आई थी। मैं इससे अनजान नहीं थी और ना ही उस तकलीफ से जो मुझे सहनी पड़ती थी। लेकिन मैं भी जानती थी, अगर एक बार लड़की उस गैंग के हाथ आ जाए तो उसके साथ क्या किया जाता है। वो लोग उस लड़की को खिलौने बनाकर खेलते थे और फिर पूरी तरह से रौंद देते थे। जब वो पूरी तरह उसे अपनी हवस का निशाना बना लेते तो वो लड़की बिल्कुल ही बेजान हो जाती है और फिर उसका कत्ल भी कर देते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि अगले हफ्ते किसी भी रात डाकुओं का सरदार उन लड़कियों के सौदे के लिए तुम्हारी मैडम से मिलेगा। तुमने उसी टाइम मुझे खबर कर देनी है ताकि हम मौका पाकर वहां पर रेड कर सकें। मैंने कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं है जिस पर मैं तुम्हें खबर दूं, और ना ही हमें रखने की इजाजत है। उसने मेरी कलाई पर एक ब्रेसलेट पहना दिया और वो ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। एक नन्ही सी चेन मेरी पूरी कलाई के घेरे में थी। उस चेन के कोने पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था। उसने कहा कि जब भी वो सरदार वहां पहुंचे तो उस दिल पर मौजूद एक छोटा सा बटन है, उसको दबा देना, मुझ तक सिग्नल पहुंच जाएगा, और इस ब्रेसलेट को अपनी मैडम से छुपा कर रखना। मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि अब तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ
और सुबह तुम्हें वहां पर छोड़कर आऊंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं वो ब्रेसलेट बड़े गौर से देखने लगी जो मेरी कलाई पर बंधा हुआ था, और शायद वही मेरी आजादी का रास्ता भी था। अगली सुबह वो मुझे वापस वहीं छोड़ गया। उसके जाने के बाद मुझे लगा शायद अब मैं इस कोठे में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। शायद मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। जाते हुए उस मैडम को कह गया कि इस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि हर रात की पेमेंट मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ मेरी है। उसको कोई भी ना छुए, और रोज मेरी गाड़ी आएगी और इसको लेकर जाएगी। सिया उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुई और बहुत खुश भी हुई, क्योंकि वो जो कीमत मेरी अदा कर रहा था वो बहुत ज्यादा थी। इसलिए बिना चू चपट किए उससे अपने पैसे वसूल किए। मैं अब पूरी तरह से उस नौजवान से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपना नाम विश्वास बताया था। वो न सिर्फ मुझे आजाद करवाना चाहता था, बल्कि मेरा ख्याल भी रखना चाहता था। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी यूं परवाह की थी और मेरी आंखें भर आई थी, वरना आज तक तो किसी ने मुझे इंसान भी नहीं समझा था। कम से कम उसने मुझे एक इंसान तो समझा, जो अपनी मजबूरी में बार बार अपनी इज्जत का सौदा करती थी। अब मैं हर रात सिया के आसपास ही मंडराती रहती, अपने खास मेहमानों को अपनी बैठक में बैठाती थी और वहीं पर उनसे बातचीत करती रहती थी। मैं हर रात तैयार होकर उसकी भेजी गई गाड़ी में बैठ जाती और उसके घर पर चली जाती और उसकी सारी जानकारी उसे दे देती थी। आज कौन कौन कोठे पर आया था और क्या क्या हुआ था, वो मेरी सारी बातें गौर से सुनता और मुझे आराम करने का कहकर कमरे से निकल जाता था, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं पहले से ज्यादा चौकन्नी थी। सिया ने मुझे कहा कि आज उस लड़के के साथ तुम्हें नहीं भेजा जाएगा, बल्कि एक मेहमान जो खास आने वाला है, और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ में कुछ दूसरी लड़कियों को भी भेज रही हूँ। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने कहा कि आज तो मुझे वहीं जाना है, क्योंकि उसने पूरे हफ्ते की पेमेंट आपको दे दी थी। उसने कहा कि मुझसे ज्यादा बहस मत करो और जो कहा है बस वही करो। वो गुस्से से तिलमिला उठी थी। वो वहां से चली गई। मैं पूरी तरह चौकन्नी हो गई थी। जरूर वही सरदार आने वाला था, क्योंकि सिया की तैयारी कुछ अलग तरह से हो रही थी। उसने अपनी बैठक में किसी को भी आने से मना कर दिया था। अचानक ही बाहर काफी ज्यादा गाड़ियां रुकने लगी। आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से अपनी बैठक में चली गई, जहां पर उसने हम लड़कियों की डील करनी थी। मैंने अपनी कलाई पर से कपड़ा हटाया और ब्रेसलेट में मौजूद बटन को दबा दिया। अब मेरा काम हो चुका था। विश्वास के कहने के हिसाब से उन्हें आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाना था और उनको रंगे हाथों पकड़ना था। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली दफा मुझे सही मायने में आजादी की अहमियत का अंदाजा हुआ था, और मैं दिल में बहुत ज्यादा खुश और जोश में थी कि मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी, क्योंकि विश्वास ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरी आजादी, मन चाही आजादी दिलवाएगा, जिस पर मेरा पूरा हक था। आधे घंटे बाद बाहर गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए, जो कि पुलिस वालों की थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उन्होंने उस कोठे को चारों तरफ से घेर लिया था। सबसे पहली गाड़ी से विश्वास बाहर निकला था। अपनी ड्यूटी की ड्रेस पहने हुए था और उसके हाथ में पिस्टल थी, और वो कोठे के अंदर दाखिल हो चुका था अपने साथियों के साथ। उन्होंने आते ही वहां की बैठक पर धावा बोल दिया। मेरे देखते ही देखते सिया और सरदार को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जाया गया। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उनकी मुखबरी कर दी हो। उन्हें क्या पता था कि मुखबरी करने वाली कोई और नहीं, बल्कि कोठे की एक लड़की होगी। मुझे सिया की हालत देखकर पहली बार जिंदगी में खुशी महसूस हुई थी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया था। अब उसकी बर्बादी का टाइम आ गया था। उनका सरदार विश्वास को धमकियां दे रहा था कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हथकड़ी पहनाने की। विश्वास ने एक घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया और कहा कि तुम सारी जिंदगी जेल में ही सड़ोगे, क्योंकि तुम पर इतने ज्यादा केस हैं कि तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। उसे ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। एक लेडी पुलिस ने सारे कमरे की तलाशियां लेना शुरू कर दी।
और उन लड़कियों को बाहर निकाला जो इस जिंदगी का नक्शा बनती जा रही थी। हम सबको एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया जो कि पुलिस की थी। सब लड़कियां डरी हुई थी कि न जाने उनके साथ अब क्या होगा, लेकिन मैं तसल्ली से बैठी हुई थी। पुलिस हमसे पूछताछ की, हम लोग कहाँ से लाए गए हैं और अब कहाँ जाना चाहते हैं। फिर किसी भी लड़की के पास कोई भी ठिकाना नहीं था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हम कहाँ जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने उन सारी लड़कियों को एक आश्रम में भेज दिया था जिनमें मैं भी शामिल थी। हमें एक गाड़ी में भी बिठाकर आश्रम की तरफ भेज दिया गया। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का दरवाजा जिसने खोला वो विश्वास था। उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे बाहर निकाला और कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। वो इस केस का इंचार्ज था, इसलिए उससे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और फ्रंट सीट पर खुद बैठकर चलाने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस सरदार तक पहुंच चुका हूं, जिसकी तलाश मुझे कब से थी। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि इस केस में तुमने मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। मैंने कहा कि मैंने तो बस तुम्हें बताया ही है, मेरा कोई कमाल नहीं, सब कमाल तुम्हारा ही है। आज तुम्हारी वजह से मुझ जैसी कई बेसहारा लड़कियां इस कैद खाने से आजाद हो चुकी हैं। हम सबको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि चलो हिसाब बराबर हुआ। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊंगी। उसने कहा कि जहाँ तुम्हें होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा। वो मुझे अपने घर ले गया और कहा कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैंने कहा कि किस हिसाब से और किस रिश्ते से। मैं इस तरह से किसी अजनबी के घर में नहीं रह सकती। मुझे तुम अनाथ आश्रम ही छोड़ दो, बाकी लड़कियों के साथ। उसने कहा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी अगली बात ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया था। भला मुझ जैसी लड़की से कोई इस तरह सवाल भी कैसे कर सकता था। उसने कहा कि क्या तुम मेरी तन्हाई के साथ मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। और मैं उसके सवाल पर ऐसी थी जैसे मैं कोई पुतला हूँ। भला मुझ जैसी दागदार लड़की इस काबिल हो सकती थी। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई विश्वास जैसा इंसान अपनी जिंदगी में मुझे इस तरीके से शामिल करना चाहेगा। मैंने ये ख्याल कब का छोड़ दिया था, मगर यूं उसने अचानक से मुझसे पूछा तो मेरी जुबान ही बिल्कुल सुन रह गई। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मैंने उसके सवाल पर उल्टा सवाल कर डाला तो वो हंसने लगा। कहा नहीं, इस घर में चुड़ैल रहती है जो सिर्फ मुझे नजर आती है, मैं उससे बात करता हूँ। मैंने कहा मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी में किसी और औरत को शामिल होना चाहिए, ना कि मुझ जैसी लड़की जिसके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं, जो किसी आदमी ने छुआ ना हो। वो मेरी बात सुनकर मेरे करीब आया, मेरे दोनों हाथ थामकर अपनी आंखों पर लगाया और कहा कि मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। उन आदमियों ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत छीनी थी। तुम आज के बाद खुद को किसी से कम मत समझना। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विश्वास की पसंद को कोई कमतर कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसकी बात सुनकर लाजवाब सी हो गई। मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मानेंगे, उन्होंने तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखे होंगे ना। तो वो मुस्कुराया और कहा कि एक 6 फीट 6 इंच के आदमी में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने के लिए दुनिया के सामने डट जाए, और मैं ऐसा करने की काबिलियत रखता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। मैं तुम्हें पूरे मन और चाहत से अपनाना चाहता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं दोहराऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं ये जानता हूँ कि हम सब अपनी जिंदगी में पापी हैं, मगर तुमने तो एक ना की हुई जुर्म की सजा काटी है। तुम्हारा हर खुशी पर हक है जो तुमसे छीन ली गई थी। अपने अंगूठे से मेरी उंगलियों पर दबा डालकर बोला, जैसे मेरे इनकार करने पर उसका दिल टूट जाएगा। भला मुझ जैसी लड़की की जिंदगी में और क्या चाहिए था। मैंने दिल में अपने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, जिसने मुझ जैसी औरत के नसीब में इतना अच्छा आदमी लिख दिया था। मैं तो अपने भगवान की वारी वारी जा रही थी और भरोसा करती थी भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता, और मैं अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथ में थमा दी। और आज मेरी विश्वास के साथ शादी को 4 साल बीत गए हैं।
भगवान ने हमें एक खूबसूरत बेटी दी है। विश्वास ने अपना वादा पूरा किया। उसने कभी भी मुझे बीते हुए कल के बारे में कोई भी बात नहीं की और मैं हर पल अपने भगवान को धन्यवाद करती हूँ। मगर एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे धड़का सा लगा रहता है कि हमारी परी को इस जमाने की बुरी नजर ना लग जाए, वो अपनी माँ के जुर्म की सजा ना काटे। विश्वास जैसे लोग भी आज पाए जाते हैं। क्या किसी औरत की इज्जत चली जाए तो क्या वो इस काबिल नहीं रहती कि उसे कोई भी शरीफ आदमी अपना सके? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।